वंदे मातरम। वंदे मातरम का अर्थ है अम्बा को पूजना, मतलब धरती को पूजना। पूजना हमारे जो है सिर्फ अल्लाह को है। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को अगर पूजेंगे तो वो शिर्क कहलाएगा। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना। अल्लाह के तुम मेरे अलावा, मैं तुम्हारा गॉड हूँ, तुम मेरे अलावा किसी को नहीं पूछ सकते। देश को भी नहीं है नहीं। जनसंख्या से क्या जितनी वो बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ती जाएगी। मुसलमान कुछ न कुछ नया इन्वेंट करेगा जिससे और कुछ न कुछ होगा। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया जो पूरे यूपी का खर्चा निकालता है। कैसे हमें क्या मतलब, हमें अपने देश से मतलब है ना, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। अगर संख्या बढ़ रही है तो कुछ न कुछ नया होगा ना आगे। मैं मुस्लिम में पढ़ता हूँ, मुस्लिम इंटर कॉलेज में। हमारी मस्जिदों में, ईदगाहों में, दरसगाहों में नमाज की जगह नहीं है तो जाहिर सी बात है 5 मिनट के लिए कोई देरी थोड़ी है। बस अपना कलमा पढ़ो और शहीद हो जाओ। क्या वाकई देश में अब मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं कहा जाना चाहिए? इनसे हम ये भी पूछेंगे कि क्या ये वाकई देश में अल्पसंख्यक है या ये बहुसंख्यक में अब आ गए हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष भी ये बात कहता है कि देश में जिस तरीके से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है ये अब अल्पसंख्यक नहीं रहे। लेकिन आखिर क्या सोचता है मुस्लिम पक्ष इन सवालों पर, आज हम इनसे जानेंगे। हमारी मौजूदगी अभी बुलंदशहर में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग ही है। कह रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ना है। तो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है तो गलत। पहले होती थी नमाज, अब नहीं हो रही। नहीं हो रहे तो गलत कह रहे सरकार। हाँ, देखो नमाज कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता नमाज में। अगर हो भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत लोग कह रहे हैं कि आधे घंटे भी लग जाता है, 40 मिनट भी लग जाता है। तो मैं एक बात बताओ, 40 मिनट अगर पढ़ लेगा इंसान कोई दिक्कत तो है ही नहीं। कह रहे सड़क पे ट्रैफिक लग जाता है। अभी देखो हम 5 मिनट बात किए, ट्रैफिक लग गया। नहीं, ये तो साल में एक बार आता है दिन। मैम साइड को हो जाओ, तुम मुझे जान दो। हाँ, साइड में देखो। अभी आप कह रहे थे ना कि 5 मिनट होता है, 2 मिनट में ट्रैफिक हो गया। अब आधे घंटे 40 मिनट नमाज होगा तो ट्रैफिक नहीं हो जाएगा? आधा घंटा नहीं होता है। कितना टाइम लगता है? हद से 2 मिनट लगती हैं बस नमाज 2 में। मिनट का ही नमाज होता है। बस दो कितने फर्ज होते हैं उसमें? मेरे ख्याल से 3 या 4 फर्ज। वो 4 क्या नाम हुआ? 2 फर्ज होते हैं जिसमें हद से 5 मिनट, हद से 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा लगता नहीं है। और ईद के टाइम पे तो वैसे भी हमारी जो पुलिस है वो रोड को रोक देती है थोड़ी देर के लिए। हाँ। बस तो सड़क पे नमाज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर हमारी मस्जिदों में, ईदगाहों में, दरसगाहों में नमाज की जगह नहीं है तो जाहिर सी बात है 5 मिनट के लिए कोई देरी थोड़ी है। सरकार कह रही है कि जगह नहीं है तो 2 बार में पढ़ लीजिए। नहीं, 2 बार में होती है, पर फिर भी देखिए आप, माशाल्लाह से मुसलमान इतना सारा है, अल्लाह ने इतना ईमान दिया है हम लोगों को, पर फिर भी हमें जब जगह नहीं बचती है, इतना हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। अगर वक्त निकल जाएगा तो वो कैसे पढ़ी जाएगी बताइए? अल्लाह ने जनसंख्या बढ़ा दी है मुसलमानों की। अल्लाह ने क्यों बढ़ाई है? अल्लाह तो इन सब चीज़ों से पाक है। ये तो हम लोग हैं जो संख्या बढ़ाएं। हमने कहते हैं अल्लाह की ही देन है। अपना ईमान फैलाया है। ये अल्लाह की कौन सी बात आ गई इसमें? हमने अपना ईमान फैलाया तब जाके हमारी इतनी संख्या बढ़ी है। नहीं, आपने कहा ना कि अल्लाह ने जो हमें वो दी है। क्या अल्लाह ने हमें ईमान दिया, इस ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा जी। तो ये अब राहुल गांधी भी इस बात पे कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समझते हो ना कि देश में मुसलमान अल्पसंख्यक कहे जाते थे। कल राहुल गांधी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक ना कहें, मुसलमान कहें। क्या मानते हो, देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है या नहीं है? मेरे ख्याल मतलब आप डिटेल में समझाइए मुझे। अल्पसंख्यक मतलब देश में मुसलमानों की संख्या जो कम है, जिस जाति के, जिस धर्म के जनसंख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को अल्पसंख्यक ना कहें, मुसलमान कहें। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। अगर बढ़ रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? वो तो उसका पर्सनल मैटर है, बढ़ने दीजिए। क्यों? देश का मैटर है भाई, जनसंख्या देश का भी बढ़ रहा है ना। अच्छा, आप बात मुसलमान पे करती हैं। अच्छा ये बताइए, मैं बोल रही हूँ कि देश का जनसंख्या बढ़ रहा है ना ओवरऑल। तो हमें जनसंख्या से क्या, जितनी वो बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़ती जाएगी। मुसलमान कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करेगा जिससे और कुछ ना कुछ होगा। जैसे शाहजहां ने वो बनाया, अपना क्या बनाया था शाहजहां ने? ताजमहल बनाया जो पूरे यूपी का खर्चा निकालता है। तो ऐसा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बनाया पूरा यूपी का खर्चा ताजमहल से निकलता है। जी। अच्छा जी, और बताइए। तो मतलब मुसलमानों मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें आराम से बोलो। हमें कुछ ना कुछ ऐसा नया इन्वेंट करना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े। हमें कुछ टूरिस्ट प्लेस बनानी चाहिए जिससे टूरिस्ट हमारे देश में आए, डॉलर हमारे देश में आए और हमारी रुपये की करेंसी बढ़े, आगे बढ़े। मेरे कहने का मतलब ये मुसलमान देश में कुछ नहीं रखा है। जितनी जनसंख्या जिसकी बढ़ रही है तो संख्या से हमें क्या मतलब, हमें अपने देश से मतलब है ना, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। अगर संख्या बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ नया होगा ना आगे। तो वो सब जनसंख्या कर रहे हैं कुछ ना कुछ। फिर जनसंख्या, आप अरे जनसंख्या ही तो देश से रिलेटेड है कि नहीं है? जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो कुछ ना कुछ नया होगा। जरूरी थोड़ी है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है वो सारे बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। मोबाइल है, मोबाइल हर साल किसी भी देश के ग्रोथ में एक नए मॉडल, एक सेकंड एक ही कंपनी के। अब इसमें मतलब तो नहीं है कि ये रोक देना चाहिए। जितना डेवलप्ड कंट्री है उनका जनसंख्या कम क्यों है? आबादी, एक ज्यादा आबादी जैसे रशिया है,
रशिया अपना एक बर्फीला इलाका है, वहाँ के लोगों को अपने लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तादाद बढ़ाएंगे तो उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। भारत को जरूरी नहीं है? क्यों, भारत में भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जगह है, अभी है प्लेसेस हमारे पास जहाँ पे हम अपने घर बना सकते हैं, अपना सदन बना सकते हैं। मतलब सारा जंगल काट दिया जाए, पेड़ पौधे काट दिया जाए, क्यों मैम, पेड़ों के आसपास भी झोपड़ी बन जाती है, तो सब झोपड़ी में रहेंगे? कौन कह रहा है झोपड़ी में? मैम बहुत से इलाके हैं अभी, बहुत से डेवलप। खाने के लिए नहीं है, सरकार को अनाज देना पड़ रहा है खाने के लिए। सरकार को कौन दे रहा है? अरे सरकार जनता को दे रही है, टैक्स ले रही है। अगर आप कह रहे हो कि आबादी बढ़ रही है तो मुसलमान कुछ ना कुछ कर रहा है, डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है, लेकिन यहाँ तो जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार को खाने के लिए देना पड़ रहा है। अभी तो सरकार को क्यों देना पड़ा? किसान खाने अनाज को सरकार दे रहा दे है। रही नहीं? किसान अनाज फ्री में किसान अपनी लगन लगाता है कि सब कुछ वो करता है, तब जाकर फ्री में राशन कौन देता है, सरकार या किसान? फ्री में कितना राशन देता है? कितना राशन देती है सरकार? कितना देती है? इतना देती है। इधर आओ यार तुम। सबसे ज्यादा तो पब्लिक का टैक्स ले लेती है, टैक्स लेती है। अच्छा ये बताइए, हमें सुनिए हमें रोड टैक्स देना पड़ता है, हमें रोड पे कोई कितनी फैसिलिटी मिलती है? क्या ट्री वालों के लिए कोई चार्जिंग पॉइंट है जिससे ट्री वाले अपना एक चार्जिंग पॉइंट पे चार्जिंग कर ले? उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? दूसरों के घरों में जाकर लगानी पड़ती है। गड्ढे मिल जाएंगे आपको सड़क पर, या सड़क तो बहुत सारा बना है। अभी मैं गई हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि सड़क बहुत सारा बना है अब। जी बनाए, फिर चलिए बनाए तो वो मटेरियल, वो क्वालिटी थोड़ी लगी रोड में। आपने सिर्फ दिखावे के लिए बनाया है, सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए बनाया है। ये सरकार, ये देखिए यहाँ पर ढंग से लाइट भी नहीं है, इससे पता चले। अच्छा, तो सरकार कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही है? सरकार जितना हमसे टैक्स ले रही है उस हिसाब से तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, अगर अपना टैक्स देखा जाए तो। क्योंकि रोड टैक्स हमारे ऊपर टोटल कुछ कम थी। अगर हम इंडिया में हमारी इनकम है 15,000, तो उसमें से 100% में से हमें 30% सरकार को देना पड़ता है, जिसमें से अगर उसकी स्कूल की बात आए तो हम अपने, किस में पढ़ता हूँ भैया, आप अपने बच्चों को किस में पढ़ाते हैं? आप कहाँ पढ़ते हैं ना? आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं मुस्लिम में पढ़ता हूँ, मुस्लिम इंटर कॉलेज में। क्या पढ़ाई करते हो? मैं उर्दू ले रखी है मैंने। तो मतलब आधुनिक शिक्षा लिया है, नहीं लिया आपने? साइंस। कोई भी आधुनिक शिक्षा, कुछ भी? स्कूल गए हो कि नहीं गए हो? सिर्फ स्कूल तो गए, तो मदरसे से क्या है, ऐसे क्या मतलब है? अरे मैं पूछ रही हूँ कि आधुनिक शिक्षा आपने लिया है कि नहीं लिया है, मैंने ये क्या है बताइए। क्या पढ़ाई की हो, कौन सी क्लास में? हम 10th में हैं। 10th में हो जी। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? मुस्लिम में हूँ फिलहाल, तो जब से लॉकडाउन के बाद से। तो कौन सी क्लास से मतलब स्कूल छोड़ दिए? छोड़ा नहीं है मैंने, प्राइवेट कर लिया है स्कूल तो। अरे तो आप मतलब मौलवी के लिए पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो? नहीं, उर्दू जैसे मुस्लिम में अपने एक साइंस है वो है, मैं उर्दू में ज़्यादा अच्छा हूँ। अच्छा, तो आपने उर्दू सब्जेक्ट तो मैंने, जैसे टीचर ने कहा कि तुम ये पढ़ के दिखाओ, मैंने जो है बाकी सब्जेक्ट में सबसे अच्छा उर्दू को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें ज़्यादा बेटर हो, तुम इसमें आ जाओ। बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है मैंने, साइंस भी पढ़ा है और बाकी जैसे सब्जेक्ट है नॉर्मली पढ़ने पड़ते हैं वो तो क्या बनना है, क्या करना है? वैसे तो मेरा सपना है वो था रिसर्चर बनने का। जी। तो आप कैसे बनोगे? ये अल्लाह के ऊपर है, ज़रूरी थोड़ी, जो किस्मत जो सोचे वही होता है हमेशा। तो अब क्या करना है? जी वैसे तो तिजारत कर रहा हूँ मैं, मीन्स बिजनेस कर रहा हूँ अपना केमिकल्स का, टाटा ग्रुप से लेकर। मेरा केमिकल है जर्रा नाम से। गर्ग में सरकारी अस्पताल में मेरे केमिकल्स जाते हैं, जैसे लाइक फिनाइल, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर वगैरह वगैरह, ये सब। कितना एज हुई आपकी? मेरी एज अप्रोक्सीमेटली मेरी एज है 16। जी 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 जी। तो फिर बताओ कि अब पढ़ाई करके और देश के लिए जो आप कह रहे थे कि कुछ बेहतर करना, कुछ अच्छा करना, वो कैसे होगा? मैम उसके लिए देखिए, हमें एक तो अपने देश में जैसे ये हमें, जैसे मैंने बताया, हमें टूरिस्ट प्लेस बनानी चाहिए, जैसे डॉलर हमारी इंडिया में आए और रुपए की वो वैल्यू बढ़े, जिससे अभी इस वक्त रुपया जो है गिरता जा रहा है, 1 डॉलर की कीमत 100 के आसपास होती जा रही है। आपने बोला आपको रिसर्च की तरफ जाना है, एक सेकंड, आप कितने भाई बहन हो? मैं 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। अच्छा, 2 भाई 3 बहन। बाकी भाई बहन क्या करते हैं? जी अभी तो वो तो पढ़ ही रहे हैं। कौन सी क्लास में सब? तुम बड़े हो या छोटे हो? हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हो। जी। तो आप बाकी छोटे कौन सी क्लास में? बाकी छोटे, मेरी जो बड़ी वाली बहन है, जो मेरे सेकंड नंबर पर बहन है, वो है 8th क्लास में। जो उससे पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी जी, सब पढ़ रहे हैं। तो सबको पढ़ना है ना? जी पढ़ना तो सबको है, पढ़ाई तो आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है, तभी तो कोई किसी के आगे बात कर सकता है, बोल सकता है। पढ़ाई जरूरी है ना? जी बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, सरकार उत्तर प्रदेश में एक और चीज़ कर रही है, वंदे मातरम को लेकर बड़ा विवाद हुआ। आप अच्छा दोगे? वंदे मातरम का अर्थ है अम्बा को पूजना, मतलब धरती को पूजना। अब पूजना हमारे जो है सिर्फ अल्लाह को है, सिर्फ इबादत सिर्फ जो है हमारे इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की है। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को अगर पूजेंगे तो वो शिर्क कहलाएगा हमारे में। ये मान लीजिए, शिर्क मतलब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना। जी,
अगर हम वो करेंगे तो उस चीज़ की, जैसे मान लीजिए आपके किसी ने, जैसे आप सरकार के उससे कह रहे हैं, सरकार का नहीं माना तो कोई पनिशमेंट होती है, तो ऐसी उस टाइप की एक पनिशमेंट होती है उसमें। अल्लाह के तुम ऊपर, मेरे अलावा, मैं तुम्हारा वार्ड हूँ, तुम मेरे अलावा किसी को नहीं पूछ सकते। देश को भी नहीं। है नहीं, हम वो क्या कहते हैं, भारत माता की जय कह सकते हैं, पर वंदे मातरम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें पूजना आ रहा है ना, इबादत करनी आ रही है, और इबादत सिर्फ हम अल्लाह की करते हैं। तो अच्छा, तो आप अपने देश को पहले मानते हो या पहले आपको लगता है कि नहीं, पहले हमारा दीन जो धर्म हमारा है वो? एक ही जवाब दूंगा मैं कैसे बताऊं तुम्हें, ये सीधा सा मैं पूछ रही हूँ, आपके लिए देश पहले है या दीन पहले है? जी, देश और मेरा धर्म मेरे दोनों आंखों की बराबर है। मतलब अगर ये वाली आंख आगे है तो मेरा देश ज़्यादा है, अगर ये वाली आंख ज़्यादा आगे है तो फिर मेरा देश आगे। ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें बराबर है, आप, मतलब मेरे लिए दोनों। कोई ऐसा सिचुएशन आया कि जिसमें आपको देश और दीन में से एक चुनना पड़े, तो क्या चुनोगे? अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, आया तो और इंशाल्लाह नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं, और वैसे तो सिचुएशन बॉर्डर पर आती है, और उस टाइम पे तो बस अपना कलमा पढ़ो और शहीद हो जाओ, बस देश के लिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अपने अपने इस्लाम को भी वो कर लिया और अपने देश के वो कर लिया, बस बराबर है। मदरसे में भी, देश में भी ये नियम आ गया है अब भारत के अंदर कि ये रूल लागू कर दिया गया है सरकार के द्वारा, कोर्ट से भी ये आ गया है। अब आपको अपने मदरसा में भी, स्कूल में भी, कहीं पे भी वंदे मातरम कहना पड़ेगा। जैसे हम जनगण मन गाते हैं, वैसे ही अब वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा। ये स्कूल में लागू हो गया है। मैं तो ये सुना था कि मैं, हमारा संविधान हमें अलाउ करता है कि अगर आपका ईमान या आपका धर्म आपसे कहता है कि हाँ आप इसकी इजाज़त, आप ये बोल सकते हो, तो आपको बिल्कुल बोलो। अगर वो इजाज़त नहीं देता तो बिल्कुल मत बोलो। धर्म कहता है क्या कि मतलब आपका धर्म कहता है क्या कि देश को सेकेंडरी रखने, देश के लिए अगर मतलब कुछ बोलना पड़े तो ना बोले, पहले हमें हमारे लिए इबादत करें, ऐसा कहता है क्या? मैम ऐसे तो देखिए, मैं बताऊँ, अगर आपकी जान जा रही है तो इस्लाम कहता है अगर नमाज का टाइम हो रहा है और आपकी जान भी जा रही है तो आप पहले जान को बचाओ। नमाज के अल्लाह ने दिया कि तुम कज़ा भी पढ़ सकते हो। हाँ, तो जान बचाओ पहले है, हैं? आपके धर्म में भी कह रहे हैं ना, पहले जान बचाओ फिर हमारी इबादत करो। हैं? नहीं मैम, वो जब ज़्यादा सिचुएशन आपके ऊपर बिल्कुल उस पर बंदूक है तब ऐसे। और ऐसे अगर कोई अगर आपसे ऐसी पूछे तो उसके लिए भाई दोनों बराबर है। हाँ जी, देखिए मैम, किसी भी चीज़ को चुनना आसान नहीं है। अब आप क्या मैं नहीं, क्यों, मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं बोलूँगी कि देश पहले है, देश को मुझे आपके धर्म ने आपको राइट दिया ना कि आप बोल सकते हो। हमारा धर्म कहता है कि बराबर लेकर चलो। अब आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, आपको साइंस भी है, हिंदी भी है, मैथ भी है, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप टीचर से कह दो नहीं भाई मैं ये नहीं पढ़ूंगा, इसकी फीस मत लेना मुझसे, ऐसे थोड़ी होएगा ना। लेकिन वो सब्जेक्ट सबको पढ़ना है, लेकिन आगे चल के सबको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, और वो चुनते हैं, कोई साइंस पढ़ेगा, कोई आर्ट्स पढ़ेगा, कोई बायो पढ़ेगा, कोई मैथ्स पढ़ेगा, कोई कॉमर्स पढ़ेगा, तो वो तो आगे चल के सब बट जाता है ना। तो मैम ऐसी तो ये अभी हम दोनों अपने धर्म को भी और अपने उसको देश को भी साथ लेकर चलना है। फिर जब एंड टाइम आएगा, हमारी लास्ट स्टेज आएगी, तब तो फिर हमें चुन ही लेना है। क्यों ले जा रहे हो भैया? क्या हो गया? क्या हो गया? बात कर रहा है बच्चा, क्यों मना कर रहे हो?